नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है जहां यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। वहीं यूपी सबसे बड़ा मार्केट है, सीएम योगी ने कहा। वहीं आपको बताते चले स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए। सीएम का यह बयान जो है सामने 2017 से पहले 40 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिसे लेकर सीएम का यह बयान सामने। अब यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज। वहीं आपको बताते चले यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। साथ ही आपको बताते चले अब यूपी में 51 मेडिकल कॉलेज भी होंगे और साथ ही यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन 1.0 का उद्घाटन किया गया, जहां योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। यूपी का सबसे बड़ा मार्केट है, सीएम योगी ने कहा। तो वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार भी हुए। सीएम का बयान जो है सामने आया, यूपी सबसे बड़ा मार्केट है, सीएम का ये बयान जो है सामने आया। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लेकर बोलते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं हेल्थ केयर को इकोसिस्टम में निवेश पर फोकस भी किया जा रहा है। सीएम ने कहा मेडिकल टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की कवायद जो है वो भी की जा रही है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए। 2017 से पहले 40 मेडिकल कॉलेज थे, अब यूपी में 81 कॉलेज है। इसे लेकर भी सीएम का ये बयान जो है सामने आया, जो हेल्थ को लेकर बोलते हुए नजर आए। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। इस दौरान उन्होंने हेल्थ को लेकर सभी से जानकारियां भी साझा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएससी, पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की, और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी, तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था। पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का
और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। तमाम ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोगों ने अन्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा जो स्वयं का सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम इस सब के बावजूद भी फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी 5.5 करोड़ हम लोगों ने गोल्डन कार्ड तो जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 करोड़ की आबादी में बाकी के लिए सुविधा नहीं है। सभी लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएचसी हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो, इसके लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी इस ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से हम लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें यमुना अथॉरिटी में जो वहां पर बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। प्रमोट फार्मा पार्क ललितपुर में हमारा विकसित हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट की इस दिशा में अपनी एक नई प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश यानी हम लोग जब अपने यहां जनपदों में देखते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में, अभी मैं देख रहा था यहां पे जो डिवाइस लगाई गई हैं, अलग अलग जो स्टार्टअप अलग अलग लोगों ने या हमारे यूथ ने विकसित किए हैं, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया
टेक्नोलॉजी का और उसका स्वयं का स्मार्टफोन या टूल के माध्यम से कैसे स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके वह इस लक्ष्य को आसानी से अचीव करने में सहयोग कर सकता है। आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उस दिशा में मैं सबसे पहले आपको इस बारे में कह सकता हूं कि हम आज जब देखते हैं, मैं मानता हूं आज भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको बहुत दूर तक ना आना पड़े, बल्कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए कि किस स्टेज में उसको जाना है। हमने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की, हमने कहा भाई ये इंसेफ्लाइटिस का ये पेशेंट है, इसको सबसे पहले समय पे इसको डिटेक्ट करो, समय पे उपचार हो जाए और लोकल सेंटर में उपचार हो। ऐसा नहीं कि उपचार करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जा रहा है। अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका पीएचसी है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो वहीं पे उसको उपचार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, ये प्रक्रिया जब सख्ती से लागू की गई और ये तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी यह पता लगना चाहिए कि किस गांव से आया है और उसकी बीएसटी लिखी होनी चाहिए कि कौन डॉक्टर इसको रिफर कर रहा है। और अगर बिना बताए वहां से कोई व्यक्ति आ गया तो उसको एडमिट मत करो, वापस भेजो। और अगर वहां कोई उसको पूछने वाला नहीं तो उनकी जवाबदेही तय करो, जो फील्ड लेवल का हेल्थ वर्कर है। कहते हैं वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में है। उसका जो कार्यकाल है आज से 2500 वर्ष पुराना है। तक्ष ये भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र के नाम पर तक्षशिला और तक्षशिला, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में एक था। उसने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक दिए, अभियंता दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मणिकर्णिका घाट को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और नकली तस्वीरें फैलाने की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने साफ कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी और कानून के मुताबिक सभी दोषियों को सजा दी जाएगी। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का
सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर निर्माण का कार्य और भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण, काशी हो या अयोध्या, मां विंध्यवासिनी धाम हो या प्रयागराज, बौद्ध तीर्थ स्थल हो या फिर भारत की विरासत से जुड़े हुए वे सभी तीर्थ स्थल, ये सभी कार्य विरासत के संरक्षण और उसके सुंदरीकरण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है। जिन लोगों ने विरासत का सदैव अपमान किया, आज वे विकास के इन कार्यों को बाधा पैदा करने के लिए, और ये केवल मणिकर्णिका के नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो। तो वहीं वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट का भ्रामक वीडियो और नकली तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि उन्होंने अफवाह, आपत्तिजनक कमेंट और पोस्ट रीट्वीट कर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इसमें आप और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात पहुंचे और अपने पुराने मित्र सतीश चंद्र मिश्र से के घर गए। वहीं आपको बता दें, उन्होंने अपने मित्र की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और परिवार को सांत्वना दी। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा का 30 साल की उम्र में आपको बता दें बीमार होने के कारण निधन हुआ था। मौके पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, विधायक महेश त्रिवेदी, पूर्व विधायक विनोद कटियार और कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। रामनाथ कोविंद ने अपने परिवार से मुलाकात की और अपनी मित्रता की यादें साझा की। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जब भुवनेश्वर से बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव सनातन के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप लगाए। वहीं सनातन धर्म बांधा नहीं जोड़ता है। वहीं अखिलेश का यह बयान जो है सामने आए, देश की विरासत इतिहास को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें, भुवनेश्वर में बीजेपी पर अखिलेश यादव जमकर बरसे, सनातन के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप भी लगाया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सनातन धर्म बांधता नहीं जोड़ता है, साथ ही देश की विरासत इतिहास को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। यहाँ तक हमारा जो सनातन धर्म ये कहता है भगवान आपके अंदर भी है, भगवान इसके यहाँ भी है, भगवान इन सबके लोगों के भी हैं। तो ये जो हमारा बांधने का काम कर रहे हैं, हमारा धर्म कभी बांधता नहीं है लोगों को, हमारा धर्म सबको जोड़ता है। जो धर्म का रास्ता है, सत्य का रास्ता है, जोड़ने का रास्ता है, वो सनातन रास्ता है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सनातनी नहीं हो सकते।
तो वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का वीडियो उपलब्ध है। उन्होंने कहा कांग्रेस का मतलब मुसलमान है, मुसलमानों का मतलब कांग्रेस है। वहीं मजलिस पार्टी यानी कि अखिलेश यादव ने ज्यादा सीटें जीती हैं। वे मुंबई और बिहार में भी उभर कर सामने आए। वहीं धर्मनिरपेक्ष राजनीति में बादशाह अखिलेश यादव को इस बारे में सोचना चाहिए। एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उस बड़े संदूक को खुलवाकर देखा गया तो उसमें तो वही खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंदिर बनाने और पुराने मंदिरों की मरम्मत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनके पिता राम मंदिर बनाने में रोक लगाना चाहते थे। साक्षी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदू संतों पर हमला और गंगा का प्रदूषण गलत बताया। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 और खनन माफिया के खिलाफ कार्यवाही की बात भी कही। अब अखिलेश यादव खुद कंफ्यूज हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के वोट कटने की बात करते हैं। तो इस प्रकार का एजेंडा लोगों को भ्रमित करने का एजेंडा है। इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा है नहीं। ये किसी भी सार्थक विषय को समाज के बीच में रखना नहीं जानते। इनका एजेंडा केवल निगेटिव है। समाज को दुष्प्रचार करके किस प्रकार से भ्रमित किया जाए, ये इनका एजेंडा है। लेकिन इनके नकारात्मक विषयों को प्रदेश की जनता जानती है और इस प्रकार की बात करने वालों का, विषय रखने वालों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई स्थान बचा नहीं। तो वहीं अंबेडकर नगर में अकबरपुर नगर पालिका की हालिया बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। शहर की पहचान और खूबसूरती बढ़ाने के लिए अकबरपुर नगर क्षेत्र का नाम अब लोहिया नगर होगा और रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। इसके अलावा संगतिया चौराहा को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से और अयोध्या रोड पर नया चौराहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बनाया जाएगा। शहर के 25 वार्डों में मिल्क जैसे दुकानें खोलने का भी प्रस्ताव में मंजूरी दी गई है। वहीं सभासदों में चेयरमैन ने सभी प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए कहा कि ये कदम नगर की सुंदरता और पहचान को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बोर्ड बैठक में सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर अब्दुल्लापुर में तिराहा है, संगतिया तिराहा, उसका नामांकन हम लोग पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उनकी स्मृति में एक आदमकद की प्रतिमा लगाकर उस तिराहे का नाम जो है भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से नगर पालिका में प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ है। और दूसरा प्रस्ताव फैजाबाद जो 4 लेन है, बाईपास बन रहा है, उस बाईपास जो चौराहा निकल रहा है उस चौराहे का नाम आज सर्वसम्मत से बोर्ड के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से सर्वसम्मत से आज पारित किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।